प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द फंडामेंटल फोर्सेस इन द नेचर। जैसा कि आप जानते हैं, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। देयरफॉर देयर आर मैनी फोर्सेस इन द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में बहुत से प्रकार की फोर्सेस हैं, लेकिन उन सभी फोर्सेस को हमने फंडामेंटल फोर्सेस में डिवाइड कर दिया और उनको चार फोर्स का नाम दे दिया कि इन चार फोर्सेस में सभी प्रकार की फोर्सेस जो है वो काउंट कर ली जाएंगी। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस इन नेचर और यूनिवर्स, yet they can be understood in the term of four fundamental forces. फर्स्ट जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड फोर्थ इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हम इन चारों जो फंडामेंटल फोर्सेस है इनको स्टेप टू स्टेप करेंगे। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या। कि इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन between any two objects by virtue of their masses। इस डेफिनेशन से हमें बस समझ में आता है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका कारण क्या है। उसका कारण है ऑब्जेक्ट का मास। तो इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, कि आपस में अट्रैक्शन की एक फोर्स है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और वो किस कारण है? वो उसके मास के कारण है। इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे अगर आप देखते हैं कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर मैं एक चौक को ऊपर से छोड़ता हूँ या इस पेन को ऊपर से छोड़ता हूँ तो ये धरती की तरफ चलता है, अर्थ की तरफ चलता है। इसका मतलब है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ये पेन है, सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ है, तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, और जिस फोर्स के द्वारा वो खींचती है उस फोर्स को हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया। और इसमें अहम रोल किसका है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स का है। इसी फोर्स के कारण मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है जो हम आकाश में भेजते हैं वो भी इसी फोर्स के कारण अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की अट्रैक्टिव फोर्स है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, और फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है m1, सेकंड जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है m2, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज r, देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स between two objects m1 and m2 is equal to g m1 m2 divided by r square। इस फार्मूले में जो g है, g क्या है? g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू है, इस कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। और ये जो लॉ है F = g m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, ये क्या है? ये है न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल का लॉ। अब ये दो जो ऑब्जेक्ट हैं जिसका मास m1 और m2 है, m2 के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है किसके द्वारा? m1 के द्वारा। और m1 के ऊपर फोर्स कौन सी लगेगी? m2 के द्वारा। दोनों जो फोर्सेज हैं वो किस प्रकार की होंगी? वो होंगी अट्रैक्टिव। इसका अर्थ है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है।
आइए अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि इट इज ए अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज ए अट्रैक्टिव फोर्स, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है इन नेचर। सेकंड प्रॉपर्टी, इट इज द वीकेस्ट फोर्स, इट इज द वीकेस्ट फोर्स भी है ये इन नेचर। वीकेस्ट कैसे है, जैसे ये पेन अर्थ के ऊपर रखा है, ऐसे मैंने इसको आसानी से उठा लिया। फोर्स तो है पेन और अर्थ के बीच में, लेकिन मैंने इसको उठा भी आसानी से लिया, इसका अर्थ है कि एक वीकेस्ट फोर्स है। थर्ड, ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब कि इस प्रकार की जो फोर्स हैं वो बहुत दूरी तक अपना असर दिखाती हैं, तो इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी, ग्रेविटेशनल फोर्स is central force. Gravitational force is a central force. सेंट्रल फोर्स, ये कोई ऑब्जेक्ट है m1 जिसका मास m1 है, ये इसका m2 है ऑब्जेक्ट, इसकी जो फोर्स है वो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक लगी। इसका अर्थ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स भी है। और प्रॉपर्टी है इसकी फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है कि इट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा होगा ये फोर्स उतनी ही कम होती चली जाएगी, जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी ही ये फोर्स ज़्यादा होगी। तो इसका अर्थ है कि जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो ओबे करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है क्या। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ये जो फोर्सेस हैं इनकी डिस्कवरी कब हुई? ड्यूरिंग द बीटा डीके इन रेडियो एक्टिविटी। वीक न्यूक्लियर फोर्स है क्या? वीक न्यूक्लियर फोर्स आर द forces of interaction, forces of interaction between elementary particle of short life time। कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस में जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, कि जब बीटा डीके होता है तब ये कंसिडरेशंस है कि इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं फ्रॉम एन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट होते हैं प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स में। और इस दौरान जब बीटा डीके होता है तब बीटा पार्टिकल के साथ अनचार्ज पार्टिकल्स भी इमिट होते हैं और उन अनचार्ज पार्टिकल्स को एंटी न्यूट्रिनो
एंटी न्यूट्रिनो का नाम दिया गया और जिसको इस प्रकार के सिंबल के द्वारा दिखाते हैं। तो ये जो एंटी न्यूट्रिनो है और इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर इमिटेड व्हेन द बीटा पार्टिकल्स आर इमिट फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो है क्या? वो इलेक्ट्रॉन और इन एंटी न्यूट्रॉन्स पार्टिकल्स के बीच एक इंट्रैक्शन, एक फोर्स है जो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में इंट्रैक्शन पैदा करती है और इसी फोर्स को नाम दिया गया है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी, कि ये है तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, बट दीज वीक न्यूक्लियर फोर्सेस आर द शॉर्ट रेंज फोर्सेज। जैसे कि डेफिनेशन में शॉर्ट लाइफ टाइम, कि ये जो फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये शॉर्ट रेंज की फोर्स हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेज, 10⁻⁻16 मीटर, इतनी रेंज की ही फोर्स है। सेकंड, ये जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं आर स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। These forces are stronger than the gravitational force, 10⁻25 times stronger than gravitational force। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि वीक न्यूक्लियर जो फोर्स है वो जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनके बीच ही होती है, कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेज एग्जिस्ट बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और वीक न्यूक्लियर फोर्सेज जो है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो और भी इन्वेस्टिगेशन के अंडर है। अभी तक वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में और भी बहुत रोचक जानकारियाँ प्राप्त होंगी। नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे थर्ड जो फोर्स है हमारी, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, हमने सबसे पहले जो फोर्स है वो पढ़ी थी द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, जो एक ऑब्जेक्ट के मास के कारण पैदा हुई थी। और हमें पता है कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक मास और दूसरा उस पर चार्ज। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्ज के कारण जो फोर्स पैदा होती हैं वो फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाती हैं। तो हम लिख सकते हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक forces are the forces between charge particle और the force due to the charge particle। अब चार्ज जो पार्टिकल है वो दो तरह से फोर्स पैदा करते हैं। अगर चार्ज जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है, अगर वो रेस्ट पोजीशन पे है, तो हमने पढ़ा है या हमें पता होना चाहिए कि जब चार्ज रेस्ट पोजीशन पे होता है तब उसके द्वारा जो फोर्स पैदा होंगी उस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर चार्ज जो है वो मोशन में है, चार्ज अगर मोशन में है तो चार्ज के द्वारा जो फोर्स पैदा की जाएंगी वो होंगी मैग्नेटिक फोर्स। और दोनों को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और मैग्नेटिक फोर्स को, दोनों को मिलाकर एक फोर्स बन गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब हमने कूलम्स लॉ पढ़ा है। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके पास हो सकता है सिमिलर चार्ज हो सकता है कि अपोजिट चार्ज हो।
इससे हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार ग्रेविटेशनल जो फोर्स थी वो एक अट्रैक्टिव फोर्स थी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है या एक चार्ज पार्टिकल है जिस पर चार्ज Q1 है, सेकंड ऑब्जेक्ट जो है जिस पर चार्ज Q2 है, बोथ दो चार्ज हैं ये दोनों के दोनों, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर r है, तो कूलम्स क्या कहता है, कूलम्स लॉ क्या है, ये आपने कूलम्स लॉ 10वीं में भी पढ़ा होगा कि कूलम्स लॉ क्या है। कूलम्स क्या कहता है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वेयर। दिस इज द कूलम्स लॉ कि दो चार्ज के बीच में लगने वाली जो फोर्स है वो किसके बराबर होगी, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वेयर। 1/4πε0 ये क्या है, ये एक कॉन्स्टेंट है जिसको हम k भी लिख सकते हैं। और आपने जब 10वीं पढ़ा था तो आपने ये फार्मूला पढ़ा है कि F इज इक्वल टू k Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वेयर। और k क्या है, ये कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू कितनी है, या हम कह सकते हैं कि 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है, वो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। और ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, इसलिए और कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए F जो है वो किसके बराबर है, k Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वेयर। यहाँ पर हमारे पास 1/4πε0 है। ये एप्सिलॉन नोट जो ई टाइप का एक अक्षर आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वेयर पर न्यूटन पर मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन को हम क्या बोलते हैं, इट इज ए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर सिमिलर चार्ज हैं तो रिपल्सन और अपोजिट चार्ज हैं तो अट्रैक्शन। तो ये एक अट्रैक्टिव नेचर की भी फोर्स है एंड रिपल्सिव नेचर की भी फोर्स है। अट्रैक्शन और रिपल्सन, अगर चार्ज अपोजिट है तो अट्रैक्शन और चार्ज अगर सेम है तो रिपल्सन। सेकंड प्रॉपर्टी, जिस प्रकार ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के द्वारा थी, इसी प्रकार ये जो फोर्स है वो कूलम्स लॉ के द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। तो हम पहले सेकंड लिखते हैं कि दीज फोर्सेज आर governed by Coulomb's law. Third property, electromagnetic force is also a central force. It is a central force. फोर्थ प्रॉपर्टी कि जिस प्रकार ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक लॉन्ग रेंज की फोर्स है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग फोर्सेस नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज फॉर ओनली फिक्स्ड डिस्टेंस। तो हम कहेंगे इसकी जो रेंज है नॉट वेरी लार्ज, इसकी रेंज जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। फिफ्थ प्रॉपर्टीज, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, कूलम्स लॉ को ओबे करती है, सेंट्रल फोर्स है, इट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट इज आल्सो ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। और सिक्स प्रॉपर्टी कि इट इज अबाउट 10⁻36 टाइम stronger than
ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रोंगर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, लास्ट जो हमारी फोर्स फंडामेंटल फोर्सेज में से है वो है स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्सेज। स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्सेज, स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? द फोर्सेज दैट बाइंड द न्यूट्रॉन and protons together in a nucleus are called strong nuclear forces। कि वो फोर्स जो न्यूट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को दोनों को एक न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखती है, उस फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं और दोनों को बाइंड रखती है, इसका मतलब है कि ये एक अट्रैक्टिव टाइप की फोर्स है। अगर एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन्स हैं और 2 ही प्रोटॉन्स हैं, अब जो रिपल्सिव फोर्स है बिटवीन द प्रोटॉन्स और अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो इसकी जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो 10 टाइम्स स्ट्रोंगर है रिपल्सिव फोर्स के बिटवीन द 2 प्रोटॉन्स। और ये जो फोर्स है, अगर हम इसको लिखना चाहें कि द अट्रैक्टिव फोर्स, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स इज अबाउट 10 टाइम्स स्ट्रोंगर देन द repulsive force between protons। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो एक शॉर्ट रेंज की फोर्स है, बट दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेज इन नेचर, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। सेकंड प्रॉपर्टी कि ये शॉर्ट रेंज की फोर्सेज हैं, शॉर्टेस्ट रेंज forces about 10⁻⁻50 meter। Third property, nuclear force do not depend on the charge on the nucleons, do not depend charge on nucleons, nucleons means proton or neutrons। थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज आर अट्रैक्टिव फोर्सेज, ये अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, दीज आर नॉन सेंट्रल फोर्सेज, कि ये सेंट्रल फोर्सेज नहीं होती हैं, नॉन सेंट्रल फोर्सेज। तो इस प्रकार ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। अगर हम इन 4 प्रकार की जो फोर्सेज हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, फोर्स ऑफ वीकेस्ट फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज, इनकी अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस प्रकार होंगी चारों प्रकार की फोर्सेज कि 10⁻38 टाइम्स स्ट्रोंगर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर है वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ 4 बेसिक फोर्सेज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि नेचर के कुछ फंडामेंटल्स लॉ भी हैं, कि नेचर ऑफ फिजिकल लॉ वे हम डिस्कस करेंगे।
हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो करवाया जा रहा है उसको आप ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए। अगर आपको कोई समस्या है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट ज़रूर दें और वीडियो को देखें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।